आप क्या देखेंगे सर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड देखेंगे। कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं कि अगर कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ये सब रिएक्शन हम देखेंगे सर कार्बन कंपाउंड का। अब आता है क्या कि इन दिस सेक्शन वी विल बी स्टडी अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। पहला होगा कंबसन, पहला क्या होगा, कंबसन होगा। तो कंबसन को, अगर कार्बन को या कार्बन कंपाउंड को जब आप जलाइएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या देगा, हीट एंड लाइट देगा सर, हीट और लाइट आपका प्रोड्यूस करेगा। तो कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एलोंग विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। जब कार्बन कोई भी एलोट्रोप्स, आप डायमंड को, ग्रेफाइट को, बकमिस्टर फ्लोरीन को जलाते हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट देगा सर, ठीक है। और अगर वही कार्बन कंपाउंड को आप जला रहे हो, मीथेन को जला रहे हो, इथेनॉल को जला रहे हो, तो ये आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट देगा। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड also रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। कार्बन कंपाउंड को अगर जला रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, हीट एंड लाइट मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा सर। तो दीज आर दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट इन दी चैप्टर 1। चैप्टर में ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपके जो है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट देगा, जलाओगे सब, बर्न करोगे, कंबसन करोगे। तो CH4 को जब O2 के साथ रिएक्ट करवाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्या देगा, हीट एंड लाइट देगा। जब इथेनॉल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हो, कंबसन करवा रहे हो, तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या, हीट एंड लाइट देगा सर। बैलेंस दी लेटर टू रिएक्शंस लाइक यू लर्न इन दिस फर्स्ट चैप्टर। आप क्या करो, इसको बैलेंस करना है जैसे आप चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो यहाँ पे कितना कार्बन हो जाएगा, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला, तो इसको हम प्रूफ करते, बैलेंस करते हैं। तो पहला ये दोनों को बैलेंस करने बोल रहा है तो बैलेंस करेंगे। तो CH4 प्लस O2 क्या देगा, CO2 CO2 देगा और क्या देगा, वाटर देगा। और नेक्स्ट क्या देगा, क्या, हीट एंड लाइट तो दे ही रहा है, तो हीट एंड लाइट देगा। आप क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, तो इधर 4, हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन क्या 3 है, इधर 2 करेंगे तो क्या 4 हो गया, इधर क्या है 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगा देते हैं, देखो 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4, ये आपका बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये भी बैलेंस कर लेना है। जैसे देखो आप इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H6O प्लस क्या हो जाएगा, O2। किसको जला रहे हैं सर, CO2 मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और क्या, ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ कार्बन 2 है तो कार्बन 2 लगा दीजिए, कार्बन 2 हो गया। तो आपको पता है पहले क्या, मेटल को करना है, फिर मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर आपको क्या, नॉन मेटल को करना है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर आपको ऑक्सीजन को करना है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को देखना है। ये आपको इस तरह से आपको बैलेंस करना है सर। तो यहाँ पे कार्बन आपका 2 हो गया, आपके ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर आपके 3 है, ठीक है। इधर भी ऑक्सीजन आपका 3 है, 3 ऑक्सीजन क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो। हाइड्रोजन 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना 6 हो गया, ऑक्सीजन आपका किधर हो गया 4 और 3 7 हो गया। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या करो 3 लगा दो, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। देखिए आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया सर, बैलेंस हो गया। तो आप इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करने बोला, हम रिएक्शन को क्या किए, बैलेंस कर दिए। क्योंकि रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना पड़ता है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आपके रिएक्शन में जितने टोटल रिएक्टेंट में जितने मास हो गए उतने प्रोडक्ट में आपका मास बनना चाहिए सर, ठीक है। तो अब आता है एक्टिविटी 4.3 में, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर रेजिस्टेंस। क्या एक कावजन बोल रहा है, छोड़ो, टेक सम कार्बन कंपाउंड नेप्थलीन, नेप्थलीन का गोली होता है ना, कैम्फूर होता है ना, कैम्फूर जो होता है, ठीक है, और अल्कोहल 1 by 1 ऑन ए
स्पेटुला, स्पेटुला क्या होता है, एक आपका उटेंसिल होता है, एंड बर्न देम, और उसको क्या करो, जलाओ। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का क्या करो, फ्लेम का नेचर, किस तरह का नेचर है उसको ऑब्जर्व करो। नोट वाइदर स्मोक इज प्रोड्यूस, क्या वहां से स्मोक निकला, वो देखो धुआं निकला। प्लेस ए मेटल प्लेट एबव द फ्लेम, फ्लेम के ऊपर क्या रखो, मेटल प्लेट रखो। इज देयर ए डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, क्या वहां पे कोई डिपोजिशन बन रहा है, जब आप प्लेट में क्या मेटल को रख रहे हो, फ्लेम के ऊपर रख रहे हो, तो वहां पे कुछ आपका डिपोजिशन हो रहा है क्या, कंपाउंड, एनी कंपाउंड का कोई डिपोजिशन हो रहा है, वो आपको नोट करना है। एक्टिविटी 4.4, लेट ए बंसेन बर्नर लो, बर्नर को जलाओ। एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स, प्रेजेंस ऑफ स्मोक, आप क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम वहां पे प्रोड्यूस करवाओ या प्रेजेंस ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करवाओ ये बर्नर से। व्हेन डू यू गेट ए येलो सूटी फ्लेम, आप क्या येलो सूटी फ्लेम, अगर आप देखिए मीथेन, आप बुट्टन को जला रहे होंगे एलपीजी को, तो वहां पे ब्लू फ्लेम आता है ना, तो ये आपके अलग अलग ब्लू फ्लेम आएंगे। कोयला को जला रहे हैं तो क्या येलो फ्लेम आ रहा है सर, येलो सूटी फ्लेम आ रहा है। तो व्हेन डू यू गेट ए ब्लू फ्लेम, व्हेन डू यू गेट ए ब्लू फ्लेम, जब आप ऑक्सीजन को, सफिशिएंट ऑक्सीजन में आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन कंपाउंड को जला रहे हो, तो आपके ब्लू फ्लेम मिलेंगे सर, और ये आपके क्लीन फ्लेम होगा, ठीक है, तो ये आपकी क्लीन फ्लेम होंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम, व्हाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव ए येलो फ्लेम विथ ए लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप जलाइएगा सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वो कंपाउंड है, स्टेबल है, और ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन में अगर आप जला रहे हो उसको, तो क्या आपका ब्लू फ्लेम देगा सर। मीन्स कि अगर अल्केन को आप जला रहे हैं सर, तो आपको क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा, क्लीन फ्लेम मिलेगा। लेकिन वही आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कि अल्कीन और अल्काइन को जला रहे हैं सर, तो येलो फ्लेम आपको मिलेगा, और आपके ब्लैक स्मोक मिलेंगे, और लार्ज आपका ब्लैक स्मोक, येलोट्स ब्लैक स्मोक मिलेगा। कोयला आपका जो होता है सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, इसलिए आप जलाते हैं तो वो येलो के साथ बहुत धुआं निकलता है सर। अगर आपकी जो वेपर कंपाउंड होंगे, जो गैसियस कंपाउंड होंगे, वो आपके ब्लू फ्लेम, आपको क्लीन फ्लेम के साथ जलता है, और आपके सॉलिड और लिक्विड है तो ये आपके येलो फ्लेम के साथ ए लॉट ऑफ स्मोक देता है सर। तो दिस रिजल्ट इन ए सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। तो मेटल प्लेट अगर आप चढ़ा रहे हो उस धुआं, तो क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका जल रहा है सर। ये एक्सपेरिमेंट में आपका क्या हो रहा है, कोई ब्लैक आपका स्पॉट क्या होगा, क्या बोल रहा है कि आप मेटल को क्या जिस आप जला रहे हो, तो कहीं देखना कि मेटल प्लेट में कोई डिपोजिशन हो रहा है क्या, तो ब्लैक कलर का डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीटली जल रहा है, मतलब कि वो येलो फ्लेम और ए लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक के साथ वो जल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, मेटल प्लेट में आपका सूटी डिपोजिट हो रहा है, ब्लैक कलर का डिपोजिट हो जा रहा है सर मेटल प्लेट में। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग ए सूटी फ्लेम। अगर आप क्या कर देते हो, आप जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सप्लाई एयर को मीन्स की ऑक्सीजन आप क्या कर देते हो, लिमिट कर देते हो, लिमिट में ऑक्सीजन सप्लाई करने लगते हो, तो वहां से भी आपका सूटी फ्लेम जनरेट होगा सर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी सूटी फ्लेम आपको जनरेट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर आप लिमिट कर दोगे, अगर आप एक्सेस में रह दोगे ऑक्सीजन सप्लाई, तो अगर आप सपोज करो कि मीथेन को जला रहे हो और वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम कर दिए, ऑक्सीजन की कमी कर दिए, तो आपका जो मीथेन जलेगा सर, अल्केन जो जलेगा आपका, वो क्या सूटी फ्लेम के साथ चलेगा, धुआं देगा। द गैस केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम एज इनलेट ऑफ एयर सो दैट ए सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव ए ग्रीन ब्लू फ्लेम। तो आप यहाँ से देखे होंगे सर कि अगर केरोसिन या गैस को आपको जब जलाया जा रहा है, आपका जो बुटेन एलपीजी गैस अगर घर में जो जलाए जा रहे हैं, ठीक है, जला रहे हैं, उसमें आपका जो बर्नर होता है, बर्नर में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से आपका जो ऑक्सीजन क्या होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन आपका पहुंचता है, मिक्सचर होता है गैस के साथ में, और वो क्या क्लीन, वो जब जलता है तो क्लीन आपका ब्लू फ्लेम देता है सर, ठीक है।
तो ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए वहाँ पे आपके जो स्टोव में होते हैं वो उसमें इनलेट होता है, इनलेट में आपके ऑक्सीजन के लिए इनलेट होता है सर, ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए। फिर मिक्सचर ऑक्सीजन और किसका मिक्सचर हो जाता है, गैस का, और यह आपका ब्लू फ्लेम के साथ क्या होता है, जलता है। तो अगर आप पोटेंशियल रखोगे ब्लू फ्लेम के साथ, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप एक्सेस ऑक्सीजन के सप्लाई में रखोगे तो वो आपका उटेंसिल जो होगा ब्लैक नहीं होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते होंगे और वहां पे उटेंसिल मेटल प्लेट को रखोगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का डिपोजिशन हो जाएगा सर, वहां पे सूटी फ्लेम आपका क्या हो जाएगा, सूटी डिपोजिशन हो जाएगा। तो इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स, कुकिंग वेसल्स का अगर हम बॉटम देखें तो ये गेटिंग ब्लैकेंड, इट मींस दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। और अगर आप क्या क्लीन फ्यूल से जब जल रहा है तो आपका क्या मतलब ये समझ में आ रहा है कि वहां ब्लू फ्लेम से जल रहा है, लेकिन अगर उटेंसिल्स में अगर काला पड़ जा रहा है, अगर मानो कि ये उटेंसिल्स है सर और यहाँ पे आपका ये उटेंसिल्स है और उटेंसिल्स में आपका क्या हो जाए, उटेंसिल्स में आपका ब्लैक कलर का लेयर पड़ जाए, ब्लैक कलर का यहाँ पे पड़ने लगे, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कि ये जो है आपका बर्नर का जो है वो इनलेट जो है वो क्या हो गया है, ब्लैक्ड हो गया, क्या हो गया, ब्लैकेंड हो गया, मतलब कि वो पेक हो गया है बॉटम ऑफ दी ओपनिंग, ठीक है, ब्लैकेंड हो गया। तो इसका मतलब क्या, एयर होल जो है वो क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया और फ्यूल जो है वो वेस्ट हो रहा है मेरा। तो क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, आप बर्नर को या जो आपके जो भट्टी होते हैं, स्टोव होते हैं, वो उसे आप बनवाते हैं या साफ कर लेते हैं इनलेट को, फिर आपका क्या होता है, उटेंसिल्स आपका सही यूज होने लगता है सर, मतलब कि आपका फ्यूल सही से यूज होने लगता है और आपके उटेंसिल्स में ब्लैकेंड नहीं पड़ता है। तो फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। पेट्रोलियम और कोल में आपका नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है, तो देयर कंबशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जब वो नाइट्रोजन और सल्फर क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेता है, विच आर मेजर पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट। और ये क्या मेजर पोल्यूटेंट है सर, इन्वायरमेंट का मेजर पोल्यूटेंट है। वो इन्वायरमेंट का क्या करता है, नाइट्रोजन और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बना लेता है, वो क्या आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूटेट करता है, प्रदूषण करता है। वाई डू सब्सटेंस, अब आता है कि वाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट ए फ्लेम। अब यहाँ से किस जो सब्सटेंस है वो किससे बर्न कर रहा है, आपका फ्लेम के साथ, और कोई फ्लेम के साथ नहीं बर्न कर रहा है, क्यों। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व वेदर ए कोल और ए वुड फायर, अगर आप कोल या वुड फायर को जला रहे होंगे तो इफ नॉट द नेक्स्ट टाइम यू गेट ए चांस, अगर आप नहीं जलाएं तो नेक्स्ट टाइम अगर आप देखना वुड और कोल को जला के देखना, ठीक है। तो जला के व्हाट हैपेंस व्हेन दी वुड एंड और कोल, अब जब वुड और कोल को जलाते तो क्या होता है, और एबव दी एट कैंडल और एलपीजी इन दी गैस स्टोव बर्न विथ ए फ्लेम। और फ्लेम के साथ क्या क्या कि आप जब कैंडल या एलपीजी को जलाते हो गैस स्टोव में तो ये कैसे फ्लेम के साथ जलता है, मीन्स कि कैंडल आपका क्या फ्लेम के साथ जलता है सर, आपका कैंडल फ्लेम के साथ जलता है, या आप अगर गैस स्टोव में अगर आप क्या जलाते हो, एलपीजी को जलाते हो तो वो भी फ्लेम के साथ जलता है। तो हाउएवर कि जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो फ्लेम के साथ जलेगा, और लेकिन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्लेम के साथ नहीं जलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यू विल ऑब्जर्व द कोल और चारकोल इज एन अंगीठी है, ठीक है, वो समटाइम्स जस्ट ग्लोज रेड एंड गिव आउट हीट विदाउट ए फ्लेम। वो क्या होता है, लाल, अगर आप चारकोल या कोयला को जलाए होंगे तो इसका क्या इससे जलता है, लाल जलता है, और आपका किस्सा हीट देता है विदाउट ए फ्लेम, उसका रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। आप यही देखे होंगे। तो ब्लू फ्लेम आपका गैस स्टोव और आपका जो गैस जलाते हो एलपीजी या कैंडल, तो उसका लाइट, कैंडल का लाइट से आप पढ़ाई भी करते थे हम लोग अपने समय में। तो दिस इज बिकॉज ए फ्लेम, कैंडल लाइट सुने होंगे ना, पार्टी होता है कैंडल नाइट पार्टी, ठीक है। तो मून लाइट, तो ये इसमें क्या होता है, कैंडल जला के पार्टी करते हैं लोग। तो दिस इज बिकॉज ए फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। तो ब्लू फ्लेम आपका कहाँ बनेगा सर, गैसियस सब्सटेंसेस जलेगा तभी आपका फ्लेम का प्रोड्यूस होगा।
अगर गैसियस सब्सटेंसेस तो आपके क्या, तो आप बोलोगे सर मोमबत्ती मेरा क्या है, आप सॉलिड है, लेकिन वो सेमी सॉलिड है ना, तो ये अगर उसको जब जलाते हैं तो क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है सर, वेपर में गैस बनता है और गैस आपका फिर फ्लेम में जलता है। अगर आपका सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस है तो वो फ्लेम के साथ जलेगा सर, फ्लेम के साथ जलेगा। और अगर when wood और चारकोल इज इग्नाइटेड, अगर जब वुड और चारकोल को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज एंड बर्न विथ फ्लेम इन द बिगनिंग। तो अगर आप कोल और वुड को जब जलाते हो सर, तो वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब जो वेपर में बन जाता है, मींस की गैस में बन जाता है, वो क्या होता है, वेपराइज होता है वोलेटाइल सब्सटेंस, और कैसे, फ्लेम के साथ बिगनिंग में जलता है। अगर कोयला जलाते हुए आप देखे होंगे तो पहले वो फ्लेम के साथ जलता है, मोटी मोटी धुआं, और उसके साथ फ्लेम जलता है, क्योंकि वहां पे वोलेटाइल मटेरियल जो है, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो जल गया, और जल के क्या हो गया, फ्लेम के साथ वो बाहर निकल गया। बाकी वहां पर क्या बच गया, नॉन वोलेटाइल मतलब कि सॉलिड और लिक्विड बच गया, सॉलिड बच गया। तो सॉलिड क्या होगा, विदाउट फ्लेम के साथ जलेगा, और क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया, फ्लेम कौन देगा, आपका गैसियस सब्सटेंस फ्लेम देता है, बाकी अदर सब्सटेंस क्या देता है, विदाउट फ्लेम के साथ वो जलता है सर। तो ए लुमिनियस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। तो लुमिनियस फ्लेम और नॉन लुमिनियस फ्लेम, लुमिनियस फ्लेम कौन देगा, गैसियस सब्सटेंस आपको लुमिनियस फ्लेम देगा, मतलब वहां से लाइट आपको दिखेगा, जब हीट करेगा और ग्लो करेगा तो वो आपका लुमिनियस फ्लेम देगा सर। नॉन लुमिनियस कौन देगा, नॉन लुमिनियस फ्लेम कौन देगा, आपका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस देगा, मींस की सॉलिड और लिक्विड आपका क्या देगा, जो गैस में नहीं बन सकता है, वो आपका नॉन लुमिनियस फ्लेम देगा सर। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। और जो कलर आपका जो जनरेट कर रहा है, सोडियम को जलाओगे तो येलो ऑरेंज के जैसा, तो ये जब जो कलर होगा वो आपके प्रॉपर्टी बताएंगे, एलिमेंट के वो प्रॉपर्टी बताएंगे सर। ट्राई एंड हीट ए कॉपर वायर, कॉपर वायर को क्या करो, हीट करो इन द फ्लेम ऑफ गैस स्टोव, गैस स्टोव में उसको क्या करो, कॉपर को जलाओ, तो ठीक है, जलाओगे, ऑब्जर्व इट्स कलर, इसका कलर ऑब्जर्व करो, इसका कलर देखो क्या होगा। You have seen that incomplete combustion gives soot which is a carbon, कि आप उसको जलाओगे कार्बन के साथ तो क्या देता है, धुआं देता है सर, सूट देता है धुआं, इनकम्प्लीट कंबसन होता है और क्या धुआं देता है। ऑन दिस बेसिस व्हाट यू विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम टू, येलो कलर आपका दे रहा है वो कैंडल फ्लेम का, तो कहाँ आपका वो जल रहा है, क्या वेपर में बन के, ठीक है, ये लुमिनियस फ्लेम है सर आपका कैंडल। ठीक है, अब आता है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल का जो आपका जो होता है सर, कोल का फॉर्मेशन वो आप क्या करो, ये बरीड हो जाता है। सपोज करो कि एक आपका क्या बड़ा ट्री क्या हुआ, वो पेड़ में मर के गिर गया, ये क्या हुआ, डेड गिर गया, और ये क्या हो गया, सूख गया। सूखने के बाद क्या हुआ, मिट्टी से बरीड हो गया, अर्थ से क्या हो गया, बरीड हो गया। बरीड होने के बाद उसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हुए, एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेगा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, आफ्टर ए मिलियंस ऑफ ईयर एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो ट्री है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा सर, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर स्मॉल प्लांट है या स्मॉल क्या एनिमल्स हो या एनिमल्स है, तो ये आपका क्या पेट्रोल बनता है सर। कैसे बनता है, सेम प्रोसेस, क्या हुआ, कोई स्मॉल प्लांट या आपका एनिमल्स मर गए, वो क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ क्या हुआ, मिट्टी से वो बरीड हो गया। ठीक है, मिट्टी से ढक गया, ढकने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने लगा, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको डिकम्पोज हुआ। आफ्टर ए मिलियंस ऑफ ईयर एगो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हुआ, ये आपका पेट्रोल बन गया सर। पेट्रोलियम के जगह पे आपका नेचुरल गैस और पेट्रोल दोनों पाया जाता है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है, पेट्रोलियम के ऊपर आपका नेचुरल गैस पाया जाता है सर। तो आपको समझ में आया कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम हम देख लेते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। जो आपके कोल और पेट्रोलियम जो बनता है सर, बायोमास मीन्स कि आपके बायोमास मतलब फॉसिल फ्यूल से बनता है, फॉसिल से बनता है।
ठीक है, जो आपके कौन वेरियस सब्जेक्टेड टू बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रोसेस और हाई प्रेशर, और बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि एनएरोबिक बैक्टीरिया मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होता है और एनएरोबिक बैक्टीरिया एक्ट करता है। तो कोल इज रिमेन ऑफ द ट्री, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कोल आपका किसका बना हुआ रहता है, ट्री का बना हुआ रहता है, फर्न्स का बना हुआ होता है, अदर प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो बचा हुआ है उससे बनता है। ठीक है, उसको बनने में क्या मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, मिलियंस मतलब लाखों ईयर्स लग जाते हैं बनने में। दीज वर क्रस्ट इनटू द अर्थ, ये क्या होता है अर्थ में क्रस्ट हो जाता है, वो बरीड हो जाता है, परहैप्स बाय द अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक होता है अर्थक्वेक के प्रोसेस से वो क्या होता है अर्थ में क्या होता है बरीड हो जाता है। दे वर प्रेस्ड डाउन बाय द लेयर ऑफ अर्थ एंड रॉक, और ये किससे प्रेस्ड हो जाता है अर्थ और रॉक, पत्थर और मिट्टी से क्या हो जाता है प्रेस्ड दब जाता है। दे स्लोली डिकेड इनटू कोल, और ये स्लोली किसमें कोल में कन्वर्ट हो जाता है सर। तो ऑयल एंड गैस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी, और आपका जो पेट्रोलियम बनता है वो सी में बनता है, समुद्र में बनता है। एनिमल्स और प्लांट क्या होता है मिलियंस ऑफ ईयर क्या होता है वहाँ पे बरीड हो जाता है अर्थ में। व्हेन दे डाइड, जब वो मर जाता है, देयर बॉडी सैंक्स टू दी सी बेड, और सी बेड में क्या हो जाता है चले जाता है। वर कवर्ड विथ बाय सिल्ट, और सिल्ट से क्या होता है मिट्टी से क्या होता है कवर हो जाता है। बैक्टीरिया अटैक्ड दी डेड रिमेन्स, और क्या एनारोबिक बैक्टीरिया कौन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है डेड में आपको अटैक करता है, टर्निंग देम इनटू ऑयल, और इसको क्या करता है ऑयल और गैस में हाई प्रेशर पे उसको अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या ऑयल एंड गैस पे क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू मिलमेल, और वो उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है सर। द सिल्ट वाज स्लोली कंप्रेस्ड इनटू रॉक, और सिल्ट जो बना हुआ है वो क्या रॉक से क्या होगा कंप्रेस्ड होगा दबेगा। द ऑयल एंड गैस शिफ्ट इनटू द पोरस पार्ट्स ऑफ द रॉक, और कहाँ रॉक और सिल्ट क्या कंप्रेस्ड होकर कहाँ रॉक के जो पोरस पार्ट है छिद्र आपका जो रॉक में छिद्र है वहां पे ऑयल एंड गैस क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा चला जाएगा। एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन ए स्पॉन्जी, जिस तरह में आपका स्पॉन्जी में क्या वाटर चला जाता है ना ट्रैप्ड हो जाता है ना वो स्पॉन्जी बोल में, उस तरह आपका क्या हो जाएगा ऑयल या गैस आपका रॉक में ट्रैप्ड हो जाता है सर। कैन यू गेस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, अब आप गेस कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को कोल और पेट्रोलियम क्यों कहते हैं, कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स को कहते हैं क्यों, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स भी आपका क्या कोल आपको बोलते हैं कि वो आपके डेड बॉडी से मिलियंस ऑफ ईयर एगो से आपका बना हुआ है, क्योंकि वो फॉसिल से बना हुआ है, फ्यूल्स आपका फॉसिल से बना हुआ है इसलिए हम बोलते हैं उसको फॉसिल फ्यूल्स। अब आता है सर कंबशन देख लिए, अब आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आता है सर। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या करने बोल रहा है कि देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या करने बोल रहा है। तो टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में क्या करो इथेनॉल लो कितना 3 ml, वार्म इट जेंटली इन वाटर बाथ, वाटर बाथ में क्या करो उसको वार्म करवाओ हीट करवाओ, ठीक है। एड 5% सोल्यूशन ऑफ अल्कालाइन पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मूला कैसा होता है सर KMnO4, KMnO4 में अल्कलाइन पोटासियम अल्कलाइन KMnO4 मीन्स कि वहाँ पे अल्कलाइन बोले तो एसिड भी प्रेजेंट है, और एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम क्रोमेट में अल्कलाइन मतलब क्या है KOH भी प्रेजेंट है, पोटासियम परमैंगनेट में KOH में, या आप लो एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट ले सकती हो। ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में क्या करो ऐड करो। डज द कलर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली, क्या वहां पे पोटासियम परमैंगनेट का कलर कोई चेंज होगा जब उसमें ऐड करेंगे इनिशियली तो हाँ क्या होगा डिसअपियर हो जाएगा। तो व्हाई डज कलर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड, अब जब एक्सेस में फिर एडिट कर देते हैं फिर आप पोटासियम परमैंगनेट और ऐड करते रहे तो फिर क्या होता है आपका डिसअपियर जो हुआ था फिर वो क्या अपियर हो जाता है, ऐसा क्यों। तो ये हम देखेंगे। तो क्या होता है कि पोटासियम परमैंगनेट क्या करता है आपको इथेनॉल को वाटर मोलिक्यूल्स निकाल देता है, वाटर मोलिक्यूल्स निकाल क्या करता है डिहाइड्रेट कर देता है और क्या बना लेता है सर, क्या बना लेता है इथिन, आपका क्या बना लेता है कार्बोजेलिक एसिड बना लेता है, कि मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है एडिशन का ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है सर। तो यू हैव लर्न क्या पढ़े थे अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कार्बन कंपाउंड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज ऑन कंबसन। कंबसन जब करवाएंगे तो कार्बन क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइज होता है सर। इन एडिशन टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोजेनिक एसिड। अगर हम कंबसन में देखे थे, ऑक्सीडेशन तो हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड में हो जा रहा था, ठीक है, कार्बन। लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन करवाएं, एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएं सर, तो आपका क्या होगा, जो रिएक्शन होगा वो अल्कोहल जो है वो कंप्लीटली क्या, कार्बोजेलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मीन्स की ऑक्सीडेशन क्या है सर, अल्कोहल में जब एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या क्या बेसिक या अल्कलाइन दोनों में कोई एक अल्कलाइन क्या ले ले, पोटासियम परमैंगनेट ले ले सर, KMnO4 ले ले, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बोजेलिक एसिड में चेंज कर देगा, मीन्स कि एसिडिफाइड जो पोटासियम डाइकार्बोनेट है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, वो खुद रिड्यूस होगा और अल्कोहल को क्या ऑक्सीडाइज करके क्या कर देगा, कार्बोजेलिक एसिड में बना देगा, सर। तो ऑक्सीडेशन आपको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका CH3 आपका क्या इथेनॉल आएगा, ठीक है, अल्कोहल कोई भी अल्कोहल आ सकता है, अल्कोहल में क्या अल्कलाइन KMnO4 हिट करेंगे या एसिडिफाइड K2Cr2O7 में क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो क्या बन जाएगा सर, कार्बोजेलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड बन जाएगा सर, कार्बोजेलिक एसिड मेरा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एसिड बन जाएगा। तो एग्जांपल से दे सकते हो, इथेनॉल को जब हम अल्कलाइन KMnO4 के साथ हिट किए या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ हिट किए तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा सर, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम नाम है इसका एसिटिक एसिड बन जाएगा। अल्कलाइन KMnO4 किसको बोलेंगे, KMnO4 में डाइट पोटासियम परमैंगनेट विच आर एडेड इन KOH सोल्यूशन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस KOH प्लस या NOH प्लस किसके साथ, KMnO4 रहा, तो इसे हम बोलते हैं अल्कलाइन KMnO4 बोलेंगे सर, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट बोलेंगे। अगर एसिडिफाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या H2SO4 के साथ पोटासियम डाइक्रोमेट रहा, Cr2O7 रहा, तो इसे हम बोलते हैं सर एसिडिफाइड मतलब एसिड ऐड किया हुआ है, अल्कलाइन मतलब अल्कली ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 और KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। तो पोटासियम परमैंगनेट और ये यहाँ पे K2Cr2O7 क्या कर रहा है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस करके आपका अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, किसमें, कार्बोजेलिक एसिड में। तो वी सी दैट सब सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, कोई सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं वो क्या अदर सब्सटेंसेज में ऑक्सीजन को ऐड करवाने में कैपेबल होता है। दिस सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे सर, ठीक है। तो दैट सम सब्सटेंसेज आर कैपेबल टू ऐड ऑक्सीजन टू अदर इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग। तो अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड। आपके यहाँ पे अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किसमें करवा दे रहा है, एसिड में करवा दे रहा है। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का एडिंग कर दे रहा है, किसमें, स्टार्टिंग मटेरियल में। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, अल्कोहल है, और आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट आपका कार्बोजेलिक एसिड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। पोटासियम एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे सर। अब आता है नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे सर, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन आता है, एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन होना, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट
प्लेडियम या निकल के प्रेजेंस में क्या हो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देने की प्रोसेस को, रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। दैट रिएक्शन इन विच अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in unsaturated hydrocarbon in the presence of catalyst like palladium and nickel, palladium or nickel to give saturated hydrocarbon is known as addition reaction। उसको क्या बोलेंगे, आपको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे सर। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या करे कि क्या एडिशन करवा दे हाइड्रोजन का, क्या करवा दे, एडिशन करवा दे हाइड्रोजन का, और ये क्या हो जाए किसके प्रेजेंस में, निकल या प्लेडियम, निकल या प्लेडियम के प्रेजेंस में, निकल या प्लेडियम के प्रेजेंस में। तो आपका क्या बन जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा सर, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजेनेशन आप पढ़े होंगे, हाइड्रोजेनेशन कि आपके जो डालडा से घी बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है, आपकी जो एनिमल फैट जनरली कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो आपके जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है सर वो आपका सही होता है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजेनेशन बोलते हैं, और इसी का नाम है हाइड्रोजेनेशन। इसी का नाम क्या है सर, हाइड्रोजेनेशन नाम है। तो क्या होता है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में निकल कैटलिस्ट बोले या प्लेडियम कैटलिस्ट में हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिए तो ये आपका डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन एक है में इसमें कार्बन में एक इसमें जुट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इथिन ले लिए सर, इथिन ले लिए, इथिन ले लिए, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एडिशन होगा किसके प्रेजेंस में, निकल या प्लेडियम के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा सर, आपका इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा सर, इथेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप इसी को बोलते हैं हाइड्रोजेनेशन। आपका जो वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से, ऑयल में क्या करता है, H2 का एडिशन करता है किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में सर, निकल के प्रेजेंस में या प्लेडियम के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी बनता है सर, वेजिटेबल घी और डालडा। मीन्स कि वेजिटेबल ऑयल जो है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेजिटेबल घी आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सर, और आपका जो वेजिटेबल घी या डालडा जो बन रहा है वो आपका क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सर, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकल को जब हेड कर देते हैं तो आपका क्या, निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं तो इसी को तो हाइड्रोजनेशन बोलते हैं सर। आपका क्या बन रहा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग को खाना नुकसान है, हार्मफुल है, और आपका क्या, आपको वेजिटेबल ऑयल खाना में इसकी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खाना ये आपका क्या प्रॉफिट है फॉर आवर बॉडी। तो हमारा बॉडी के लिए क्या लेना सही है, आपका वेजिटेबल ऑयल लीजिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीजिए। तो आपके एनिमल्स में जो फैट होते हैं वो सेचुरेटेड फैट होते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं सर। ठीक है, तो आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका एक क्या बेनिफिट है फॉर हेल्थ, और आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो आपका क्या हार्मफुल है। तो मतलब कि वेजिटेबल घी, वेजिटेबल एनिमल फैट्स वगैरह क्या है आपका हार्मफुल है। तो हम यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाते हैं सर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाते हैं सर। ब्रोमीन का अगर डिकलराइज कलर, जो कलर है अगर आपका क्या कर दे, आपका डिकलराइज कर दे, ठीक है, कौन करता है, आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करता है सर। तो ब्रोमीन का कलर जो होता है आपका, ब्रोमीन का कलर, ठीक है, ब्रोमीन का कलर अगर डिकलराइज कर दे, अगर सोल्यूशन डाल दे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में, जो कर दिया डिकलराइज, वो होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और आपका नो इफेक्ट होगा किसमें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका ब्रोमीन से रिएक्ट कर जाएगा सर। तो आपको समझ में आ गया होगा एडिशन रिएक्शन और पहचानने का तरीका कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे पहचान सकते हो। अब आता है नेक्स्ट सर, नेक्स्ट अब आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है सर, आपका हाइड्रोजन आइटम को कोई अदर आइटम से क्या करवाए, अदर एलिमेंट से क्या करवाए, रिप्लेस करवा दे, तो उसे हम करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका जो ये एडिशन रिएक्शन किसमें होता है सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होता है सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। मोस्ट रिएजेंट में क्या होता है, ये कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है, मतलब कि अनरिएक्टिव होता है या इनर्ट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन, कि सनलाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन को ऐड करे हाइड्रोकार्बन में तो उसका रिएक्शन हो जाता है सर, और क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे क्लोरीन कैन रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम 1 by 1। आपके हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से और क्या बना लेगा, क्लोरीन के साथ वो कंपाउंड बना लेगा। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं सर, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनदर। क्या हो रहा है कि एक आपका यहाँ एटम आपका एलिमेंट अलग हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन बेहतर पढ़े थे ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो वही एक वैल्यू की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना अदर वैल्यू का, ठीक है, एक्स की जगह पे वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लोरीन को करेंगे। तो ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ अल्केन, और हायर होमोलोगस ऑफ अल्केन्स रहेगा तो वहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा सर। तो यहाँ पे अगर आपका मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बनाएगा, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, HMU के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, तो क्या बनाया, ये इसका नाम है सर, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ये इसका नाम है क्या है, इसका नाम है क्या, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन नाम है सर। आप क्या बोले कि अगर क्लोरीन मेरा एक्सेस में रहा सर, तो ये रिएक्शन करेगा Cl2 और HMU, फिर आएगा, फिर क्या बनाएगा, सारा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, क्या बना देगा, C2Cl2। इसका नाम क्या है सर, इसका नेमिंग क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, या कॉमन नेम क्या हो जाएगा सर, मिथाइल डाइक्लोराइड। फिर क्या करेगा, क्लोरीन तो एक्सेस में है, क्लोरीन जब एक्सेस में रहेगा HMU सनलाइट का फिर रिएक्ट करेगा, फिर क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एक रिमूव करके क्या बना देगा सर, CHCl3 बना देगा। इसी का नाम है सर क्लोरोफॉर्म। जो बेहोशी किया जाता है ना, तो इसी का यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। इसके कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, या कॉमन नेम हो सकता है मिथाइल ट्राइक्लोराइड। फिर इसके बाद सर, फिर इसके बाद एक्सेस में करेगा, फिर Cl2 आएगा, एक्सेस में Cl2 है, HMU आया, सारा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और क्या बना देगा, CCl4 बना देगा सर फाइनल प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, HCl बना रहा है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा सर, टेट्राक्लोरोमीथेन या मिथाइल टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, या बोल सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन अगर एक्सेस में हो गया और सनलाइट में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, लास्ट प्रोडक्ट सारा हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया सर, ठीक है। अगर लिमिट में रहा, क्लोरीन अगर लिमिट में रहा तो आपका मिथाइल क्लोराइड बनने के बाद आपका रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा सर। तो ये आपको समझ में आया। आप देखिए कंबसन देखिए, ऑक्सीडेशन देखिए, ठीक है, आप एडिशन रिएक्शन देखिए और इस बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखें सर। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्यों कन्वर्जन हो जा रहा है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में, बिकॉज इन द एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट एक्ट एज, आपका क्या एक्ट कर रहा है, आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो क्या कर रहा है, आपका इथेनॉल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड करके कंप्लीटली, आप ये जो आपका जो रिएजेंट वहाँ प्रेजेंट है सर, पोटासियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और वो युद्ध क्या कर रहा है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में उसको क्या कर रहा है, वो कन्वर्जन कर दे रहा है सर। तो ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए आपका ऑक्सीजन और इथाइन का कर रहा है वेल्डिंग में। तो कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर इथाइन एंड एयर इज नॉट बर्न यूज। अगर मिक्सचर, अगर दोनों का सिलेंडर अलग अलग होता है, क्यों, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है तो ये एस्टिलीन का सिलेंडर होता है CH2 का, दोनों का अलग अलग से सप्लाई, क्यों ये दोनों का मिक्सचर नहीं होता है, क्योंकि दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना लेगा सर, इसीलिए उसको कंबाइंड मिक्सचर में नहीं रखा जाता है।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड देखेंगे जो इथेनॉल और क्या है आपका इथेनोइक एसिड है सर। तो इथेनॉल का सबसे पहले इथेनॉल किसको बोलेंगे, इथेनॉल का देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ये सब आप देखने के बाद फिर इथेनोइक एसिड देखेंगे। दो चीज़ का यहाँ पे हम पढ़ेंगे सर। तो यहाँ पे आप देखोगे इथेनॉल का जो आपका कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है सर। कॉमन नेम जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है सर CH3CH2OH होता है सर। इसका फॉर्मूला CH3CH2OH होता है इथेनॉल का। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, जो प्रॉपर्टी होता है सर इथेनॉल का आपका एट रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। इथेनॉल देखिए वो दारू, इथेनॉल क्या होता है दारू, पिए हो ना, बहुत को लिए भी होंगे, हाँ पिए हैं, फ्रूट में जूस में भी आपका इथेनॉल पाया जाता है। आप जो कप सिरप पिए हो उसमें भी इथेनॉल पिया जाता है, लेकिन ज़्यादा इथेनॉल पीना वो डेंजर है, वो आपको पीना नहीं चाहिए। ठीक है, तो टेबल, तो इथेनॉल फॉर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इथेनॉल का लो होता है सर, वेरी लो होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है, टेबल पॉइंट 4.1 में आप जाके देख लेना। इथेनॉल इज ए कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। इथेनॉल को सिंपली अल्कोहल भी बोलते हैं सर, और उसे अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए इंग्रेडिएंट एक्टिव होता है, इथेनॉल को ही यूज करते हैं पीने के लिए। जो पीते हैं लोग इथेनॉल पीते हैं। इन एडिशन बिकॉज इट इज ए गुड सॉल्वेंट, ये गुड सॉल्वेंट होने के कारण ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिनेक्चर, आयोडीन, कफ सिरप और मेनी टॉनिक्स। ये आपका गुड सॉल्वेंट होने के कारण ये मेडिसिन में उसको यूज किया जाता है सर। टिनेक्चर आयोडीन में यूज किया जाता है, कफ सिरप में यूज किया जाता है, और मेनी टॉनिक्स में इसका इथेनॉल का यूज होता है सर। इथेनॉल इज एल्सो सोल्यूबल इन वाटर, पानी तेरा रंग के सा, इसमें डाल के पीते हो ना, तो वाटर में आपका जो इथेनॉल है वाटर के सोल्यूबल भी है इन ऑल प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन। मानो कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आप अल्कोहल डाल दिए, 1 ml डाले, 100 ml डाले, आधा ml डाले, ठीक है 500 ml डाल दिए, तो कोई भी प्रोपोर्शन में डालो, आपका क्या, आपके इथेनॉल और पानी मिक्स हो जाएंगे सर। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकेनेस, और ये कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज में अगर इथेनॉल डाल देते हो तो क्या ड्रंकनेस आपको फील होता है, ठीक है, पियक्कड़ टाइप में आपको फील होता है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेमेंड, और ये प्रैक्टिस आपको नहीं करना चाहिए। इट इज ए सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, और ये क्या है, वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लिथल, और क्या लिथल आपको नशा बना सकता है अगर स्मॉल अमाउंट में भी इथेनॉल, प्योर इथेनॉल ले लेते हो तो। एल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, और लंबे समय तक अगर आप इथेनॉल को यूज कर रहे हैं तो आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम करवा देता है सर, क्रिएट करवा दे सकता है। तो इथेनॉल का प्रॉपर्टी आपको पता चल गया, ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इसका जो कॉमनली नेम अल्कोहल भी इसको पुकारते हैं, इसका यूज मेडिसिन में है सर, ठीक है। ये वाटर सॉल्वेंट है, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है और वाटर सॉल्वेंट भी है सर, ठीक है। अब आता है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, आप पढ़ेंगे सर रिएक्शन ऑफ इथेनॉल पढ़ेंगे। तो टीचर डिमोन्स्ट्रेशन, ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस। कितना, आप राइस के साइज में क्या करो, सोडियम को इथेनॉल में डाल दो। डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे और कौन गैस वहां से निकलेगा सर। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके सोडियम इथेनॉल से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम इथोक्साइड एक आपका सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा सर। आप हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानोगे, जैसे वहां पे कैंडल लेके जाओगे, एक ऐसा पॉप साउंड के साथ जलेगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो जब सोडियम को हम क्या करें, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं सर, कोई भी अल्कोहल आ सकता है, रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या, सोडियम अल्कोसाइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा सर। तो यहाँ पे इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2ONa होता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस देगा। आप ये रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे। बैलेंस करने के बाद अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
जब अल्कोहल को यहाँ से आप अल्कोहल को पहचान सकते हो कि सोडियम जैसे डालोगे वहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा सर, कहाँ से, आपके अल्कोहल से। तब जब इथेनॉल को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सोडियम इथोक्साइड आपका दे रहा है, सॉल्ट प्रोडक्ट दे रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है सर। तो कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिव विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था क्या, आपका क्या मिलता था, हाइड्रोजन। तब आपके जो एसिड अगर आप क्या रिएक्ट कर रहा था क्या मिल रहा है, आपके हाइड्रोजन गैस मिल रहा है सर। दूसरा, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब अल्कोहल में इथेनॉल में क्या करो, अल्कोहल में आप डाल दो, अल्कोहल में अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, कितना केल्विन पे हीट कर देंगे, 443 केल्विन पे, तो आपका जो हो जाएगा सर इथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है वो आपका अल्किन में चेंज हो जाएगा। अल्कोहल दूसरा जो है अल्कोहल में क्या करो, कंक, हॉट कंक क्या करो, H2SO4 ले लो, ठीक है, डाल दो, कितना, 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे। तो ये आपका जो बन जाएगा सर अल्किन बन जाएगा, मीन्स कि वाटर का वहाँ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इथेनॉल को जब H2SO4 कंसंट्रेटेड मतलब प्योर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 डिग्री पे केल्विन पे क्या करे, हीट कर दे, तो ये आपको क्या बन जाएगा, इथिन बन जाएगा सर, इथिन, और वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे सर, जो वाटर को क्या कर रहा है, इथेनॉल से रिमूव कर रहा है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हाट इज दैट सब्सटेंस व्हिच रिमूव वाटर फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या है, कंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है सर। हाउ डू अल्कोहल अफेक्टिंग लिविंग बीइंग्स को कैसे इफेक्ट करता है अल्कोहल, तो लार्ज अमाउंट में अगर जो अल्कोहल पीते हैं सर, तो अगर मिथेनॉल पी लिया तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इथेनॉल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है तो, और उसके अगर वो मिथेनॉल पी लिया, ठीक है, मिथेनॉल पी लिया, मिथेनॉल रिएक्ट विथ रैपिडली विथ द कंपोनेंट, मिथेनॉल जो है वो क्या कंप्लीटली किसे, सेल से रिएक्ट करता है, और इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, कोगुलेट कर जाता है इन मच सेम वे एंड एग इज कोगुलेटेड। जैसे एग आपका जमता है ना, कुकिंग करते हो, तो इसी तरह अगर मिथेनॉल पी लेते हो तो प्रोटोप्लाज्म जो होती है हमारे बॉडी का, वो क्या करता है, जम जाता है, कोगुलेट कर जाता है। तो मिथेनॉल एल्सो इफेक्ट ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे मिथेनॉल होगा तो ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, और काउजिंग ब्लाइंडनेस, और ब्लाइंडिंगनेस भी आपको ले आता है, अंधापन कर देता है। तो इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इथेनॉल का जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में आपका जो मिथेनॉल ज़्यादा पीने से क्या होता है, किरियोसिस होता है सर, किरियोसिस, ये आपका लीवर का बीमारी है, जो इवन डेथ भी कर देता है। किरियोसिस नाम का बीमारी है जो लीवर में पाया जाता है। इट ऑक्सीडाइज मिथेनॉल इन दी लीवर में, और क्या बना देता है, किरियोसिस, CRISIOSH, ठीक है, किरियोसिस, CRIHOSIS, किरियोसिस नाम का एक बीमारी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आता है क्या कि टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब इथेनॉल में अगर क्या हो, इंडस्ट्री में चोरी हो जाए दारू, तो इसे क्या करता है, अनफिट बना देता है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस, उसमें मिथेनॉल वगैरह ऐड कर देता है और इथेनॉल क्या पॉइजनस बना देता है। डाइज आर एल्सो एडेड टू कलर, और कलर में के लिए डाई ऐड कर देते हैं अल्कोहल ब्लू, सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, और इसे इजीली पहचान लेंगे ब्लू कलर का, क्योंकि ये अब मेरा पीने लिए नहीं, ये डेंजर अल्कोहल है। तो इथेनॉल में तो ये इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। अगर अल्कोहल में डाई ऐड हो गया है या मिथेनॉल ऐड हो गया है तो उसे हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं सर। अगर आपका इथेनॉल में मिथेनॉल को ऐड कर दिया गया है या अदर डाइज को ऐड कर दिया गया है तो उसे बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं सर। ये आपको ऑप्टिक नर्व ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस कर सकता है, कौन, मिथेनॉल। मिथेनॉल अगर ज़्यादा पीते हो तो ये आपको किरियोसिस, लीवर का बीमारी है, किरियोसिस प्रोड्यूस करवा दे सकता है सर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कि अल्कोहल्स एज ए फ्यूल, अल्कोहल को हम फ्यूल के तरह अगर यूज करें
तो मोस्ट एफिशिएंट देता है सर, कन्वर्टर है ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर कैन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। वो सनलाइट को किसके केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो अगर आप पेट्रोल के जगह पे अगर आप शुगर कैन का जूस इथेनॉल यूज करोगे तो आपका इंजन भी खराब नहीं होगा और आपका इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं होगा और आपका एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा सर। इसलिए बहुत सारे देश में आपका क्या इथेनॉल, पेट्रोल में इथेनॉल का ऐड किया जाता है एज ए गुड फ्यूल बनाने के लिए। तो शुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोसेल्स विच इज फर्मेंटेटेड टू गिव अल्कोहल। तो मोसेल्स बनाता है, ठीक है, शुगर कैन जूस को, और क्या अल्कोहल बनाने में, फर्मेंटेटेड करने में यूज होता है। सम कंट्रीज नो यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। बोले ना कि बहुत सारी कंट्री, कुछ कंट्री जो है क्या पेट्रोल में आपका अल्कोहल का ऐड कर रहा है कि इट इज ए क्लीनर फ्यूल विच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर। सफिशिएंट एयर में अगर उसको हम जला रहे हैं तो क्या मिलेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। इसलिए आपका क्लीन फ्यूल की तरह यूज किया, पेट्रोल में एडिटिव की तरह आपके अल्कोहल को, शुगर कैन को यूज किया जाता है। अब आता है सर प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला से होता है CH3COOH होता है। इसका जो कॉमन नेम होता है सर एस्टिक एसिड होता है। आपकी जो इथेनोइक एसिड के जो कॉमन नेम होते हैं वो एस्टिक एसिड होता है सर। तो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एस्टिक एसिड। इसको क्या एस्टिक एसिड भी बोलते हैं सर। बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड्स। वो ग्रुप ऑफ एसिड जो कार्बोजेलिक एसिड में पाया जाता है, ग्रुप ऑफ एसिड के वो सेकेंड मेंबर है किसका, कार्बोजेलिक एसिड का सेकेंड मेंबर है इथेनोइक एसिड। 5 से अगर 8% सोल्यूशन एस्टिक एसिड है वाटर में तो उसे हम विनेगर बोलते हैं सर, विनेगर। विनेगर में आपका एस्टिक एसिड कितना परसेंट रहता है, 5 से 8% विनेगर में प्रेजेंट रहता है। इज वाइडली यूज्ड एज प्रिवेंटिव इन पिकल्स। पिकल्स को बचाने के लिए इसको विनेगर का यूज होता है सर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड, जो प्योर इथेनोइक एसिड का आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 290 केल्विन होता है सर। इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन होता है, मतलब कि आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है सर इथेनोइक एसिड का। अब आता है सर हेंस इट ऑब्टेन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है, आपके इथेनोइक एसिड क्या होता है, जम जाता है सर, इसीलिए उसका नाम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एस्टिक एसिड भी नाम बोलते हैं। तो दिस गेव राइज द नेम ऑफ ग्लेशियल एस्टिक एसिड। आपका जो इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम जो है ग्लेशियल एस्टिक एसिड नाम है, क्योंकि ये विंटर के सीजन में क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जम हो जाता है सर, जम जाता है, ठीक है, बर्फ जैसा बन जाता है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोजेलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। जो ग्रुप है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको कार्बोजेलिक एसिड का कोल्ड कार्बोजेलिक उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, एसिडिक नेचर से करते हैं सर। अनलाइक मेटेरियल एसिड लाइक HCl विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। लेकिन आपके कार्बोजेलिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। कार्बोजेलिक एसिड आपका वीक एसिड है और वो वाटर में आपका कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा, ये आपका वीक आयनाइज्ड होगा, मतलब कि पार्शली आयनाइज्ड, कुछ होंगे आयनाइज्ड होंगे। अब आता है सर एक्टिविटी 4.7 में क्या बोलता है, कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एस्टिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपका लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू से अगर ब्लू लिटमस पेपर से रेड हो जाता है तो दोनों क्या एसिड बता देगा। तो डाइल्यूट एस्टिक एसिड भी बता देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बता, क्या ब्लू लिटमस से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, मीन्स कि दोनों क्या बताएगा, एसिड है। लेकिन वो नहीं बताएगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, वो नहीं बताएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ले आएंगे तो 3.5 से आपका कम कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखाएगा, इसका 2 के आसपास दिखाएगा, और ये 3.5 से ज़्यादा कौन, ये 7 के आसपास, 5 के आसपास आपका एस्टिक एसिड दिखाएगा, ठीक है। तो यहां से बता सकते हो कि कौन वीक एसिड है कौन। आर बोथ एसिड इंडिकेट बाय द लिटमस पेपर टेस्ट, दोनों लिटमस टेस्ट से क्या दोनों एसिड इंडिकेट कर देगा। डज द यूनिवर्सल इंडिकेट शो देम इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड, नो, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एस्टिक एसिड आपका वीक होगा, उसका जो पीएच वैल्यू होगा ज़्यादा होगा, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कम होंगे सर। अब आता है क्या नेक्स्ट कि टेक 1 ml इथेनॉल, क्या करो 1 ml इथेनॉल लो, एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब कि प्योर अल्कोहल होना चाहिए। 1 ml क्या लो, ग्लेशियल एस्टिक एसिड लो, ग्लेशियल एस्टिक एसिड मतलब प्योर इथेनोइक एसिड लो, ठीक है, एलोंग विथ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब वहाँ पे क्या कुछ ड्रॉप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो टेस्ट ट्यूब में।
मिक्सचर है तीनों दोनों का। आप क्या करो, वार्म इन ए वाटर बाथ फॉर ए लीस्ट 5 मिनट्स, और 5 मिनट के लिए क्या करो, जिस तरह आपका फिगर 4.1 में दिखा गया उस तरह वाटर में क्या करो, टेस्ट ट्यूब को वार्म करो, गर्म करो। पोर इनटू ए बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर, क्या किसमें रख देना है, आपका 20 से 50 ml पानी जिसमें कंटेनर है उसमें आपको क्या पोर कर देना है, बीकर को जो डाल देना है क्या, टेस्ट ट्यूब को। स्मेल दी रिजल्टिंग मिक्सचर, आप क्या करो, जो वहाँ से रिजल्ट आ रहा है, जो आपका स्मेल आ रहा है वो कैसा, वो आपका फर्मेंटेशन के जैसा स्मेल आएगा, स्वीट के जैसा स्मेल आएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर गया, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया सर। जब एसिड और अल्कोहल, कार्बोजेलिक एसिड और अल्कोहल कमेंट करता है तो आपका क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन करता है सर, ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बन रहा है सर। जैसे अब इसका टेस्ट कैसा आएगा, स्वीट का जैसा आएगा, मिठाई का जैसा आएगा, या सड़ा हुआ फ्रूट्स के जैसा आएगा, फ्रेगमेंटेशन के जैसा आपका उसका स्मेल आएगा सर। अब आता है ये कि एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। आप रिएक्शन देखते हैं, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन देखते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जब ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल, मीन्स कि जब एसिड और कार्बोजेलिक एसिड और अल्कोहल आप जब रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन करता है सर, उसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस, कार्बोजेलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म ईस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अब्सोल्यूट इथेनॉल, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट मतलब कंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा सर, एसिड कैटेलिस्ट के साथ। एसिड क्या, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट क्या होता है, ये क्या रिएक्शन की रेट को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, तो उसी को तो हम कैटेलिस्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे CH3COOH इथेनोइक एसिड आ गया और इथेनॉल हो गया, इसे क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है सर। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि ईस्टर में पानी डाल दो तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो एसिड में क्या आ जाएगा, कंक H2SO4 ले लो, ये क्या कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा। क्या बन जाएगा सर, ईस्टर, इसका नाम पता है क्या है, क्या हो जाएगा आपका, इथाइल इथेनोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट हो जाएगा सर, इथेनोएट आपका, इसका नेम जो हो जाएगा इथाइल इथेनोएट हो जाएगा। या कॉमन नेम बोलेंगे तो एसिटाइल इथाइल मिथाइल ईस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईस्टर हो जाएगा सर, इथाइल मिथाइल ईस्टर हो जाएगा। या बोल सकते हो एसिटाइल इथेनोएट हो जाएगा, या एथोनेट हो जाएंगे सर। तो इसका नाम पता चल गया क्या है, इथाइल इथेनोएट है। और क्या होगा, यहाँ से ये वाटर मोलिक्यूल्स निकल जाएगा, वाटर मोलिक्यूल्स निकल जाएगा सर, वाटर मोलिक्यूल्स निकल जाएगा बाहर। अब फिर ये क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल मीन्स कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को जब रिएक्ट करवाओगे एसिड के प्रेजेंट में तो क्या बनेगा, ईस्टर और वाटर बनेगा, और वाटर को जब ईस्टर में डाल दोगे एसिड क्या करा जाएगा, ये भी आपका फिर क्या एसिड और इथेनॉल में मिल जाएगा। जनरली ईस्टर आर स्वीट स्मेलिक सब्सटेंस, ईस्टर जो होता है सर स्वीट स्मेल कैसा मिलेगा, स्मेल आपका स्वीट मिलेगा, मिठाई के जैसा मिलेगा। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एज ए फ्लेवरिंग एजेंट एंड ए फ्लेवरिंग एजेंट। और जो मिठाई वगैरह में ऐड किया जाता है ना फ्लेवर, तो उसको फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, या परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है सर ईस्टर का। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे विच इज एन अल्कली, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। अब फिर क्या, इसमें क्या कर दिए, ईस्टर में क्या कर देंगे, वाटर डाल देंगे। ठीक है, ईस्टर में क्या किया, ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू, किसमें हो जाएगा, अल्कोहल एंड सोडियम सोल्ट। क्या कर दिए, NaOH के साथ ईस्टर को रिएक्ट करवा दिए तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड बन जाएगा। सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड मतलब सोडियम अल्केनोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम अल्कोनेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा सर, प्लस आपको क्या बन जाएगा, सोडियम अल्कोनेट, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड का में डाल देंगे। तो दिस इज नोन एज द सपोनिफिकेशन, और इसे क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन बोलते हैं कि सोडियम को जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो इसी को तो हम बोलते हैं अल्कोहल, और क्या बन जाता है, सोडियम अल्कोनेट बनता है सर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सपोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से सपोनिफिकेशन बिकॉज इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप।
क्योंकि सपोनिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको हम सोप बनाने में यूज करते हैं सर। सोप आर सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। जो सोप होता है सर वो सोडियम और पोटासियम सॉल्ट होता है किसका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोजेलिक एसिड का किसका सॉल्ट होता है, सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट होता है, उसी को हम सोप बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम सोप और डिटर्जेंट देखेंगे तो वहां पे और समझेंगे। तो सोप आपका कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सोडियम इथेनोएट, ये क्या है, ये आपका ईस्टर है, ये आपका क्या है, इथाइल इथेनोएट है। ठीक है, ईस्टर है। ईस्टर में क्या किए, NOH के साथ रिएक्ट करवा दिए तो क्या होगा, NO आपका Na आपका इसके साथ आ जाएगा, CONA बन जाएगा, और OH आपका क्या C2H5 के साथ आ जाएगा। तो C2H5OH बन गया, अल्कोहल बन गया, मतलब कि इथेनॉल बन गया। और ये आपका क्या, सोडियम, इसका नाम है सर सोडियम इथेनोएट सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लिए कि आपके जो NaOH आपका क्या बन रहा था, तो इसी का नाम है सपोनिफिकेशन। इसी का नाम क्या है, सपोनिफिकेशन है सर। अब आता है रिएक्शन विथ बेस। जब हम क्या करें, आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं सर। आप क्या करते हो, एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो लाइक मिनरल एसिड इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस। जैसे आपका मिनरल एसिड बेस को बना देते हैं तो न्यूट्रलाइज कर रहा था, तो इसी तरह यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेगा सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो एसिड जो इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ और क्या बनाएगा, कौन बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट देगा, क्या देगा, सोडियम अल्केनोएट देगा, क्योंकि कार्बोजेलिक एसिड रिएक्ट कर रहा था तो सोडियम अल्कोनेट एंड और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट, उसका नाम है सोडियम एसिटेट है, और क्या देगा, वाटर देगा। मीन्स कि जब NaOH को जब आप इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सर एग्जांपल आ गया, जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाएगा, सोडियम इथेनोएट बोलते हैं इसका नाम, या सोडियम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट बोलते हैं, और क्या देगा, वाटर देगा। अल्कोहल और कार्बोजेलिक एसिड को आप अलग कर सकते हो, हाँ, कि सोडियम के साथ जब रिएक्ट करवाते तो हाइड्रोजन गैस, और ठीक है अल्कोहल के साथ, और अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते तो वाटर देता है। तो हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाउंड आउट। कि अगर आपके क्या कि इथेनोइक एसिड को क्या कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे तो क्या हमको मिलेगा। जब मतलब क्या ले रहे, स्पिटुला में आप क्या ले लिए, सोडियम कार्बोनेट ले लिए, एक यूटेंसिल्स में ले लिए, इन एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, 2 ml उस पर क्या डाइल्यूट इथेनोइक एसिड डाल दिए। सोडियम कार्बोनेट में 2 ml क्या डाल दिए, इथेनोइक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वहां से क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर आएंगे। पास दी गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रीपेड लाइम वाटर। और जब लाइम वाटर से पास करवाओगे तो आपका जो पानी होगा सर, लाइम वाटर जो चुना पानी होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की जैसा हो जाएगा, मिल्की कलर में हो जाएगा। एक्सेस में जब पास हो जाता है तो क्या हो जाता है, फिर वो कलरलेस लाइम वाटर आपका क्लीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैन दी गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम इथेनोएट बी आइडेंटिफाई दिस टेस्ट से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। रिपीट दिस एक्टिविटी, आप क्या बोल रहे हैं, ये एक्टिविटी फिर रिपीट करो, क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेना, किसकी जगह पे, आपके सोडियम कार्बोनेट की जगह पे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। तो मतलब कि आप यहाँ पे जब रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन जब कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं इथेनोइक एसिड को, तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज, क्या देगा, आपका सॉल्ट देगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। कौन सॉल्ट देगा, सोडियम इथेनोएट देगा, क्या देगा, इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवा देना ना। आप अगर कार्बोजेलिक एसिड को करवाते तो क्या देता, आपका सोडियम अल्केनोएट देता, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लस वाटर देगा। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट बोलते हैं, या उसी को सोडियम इथेनोएट बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट बोलते हैं। तो आप क्या किए, यहाँ पे ये इथेनोइक एसिड ले लिए और Na2CO3 से रिएक्ट करवा दिए, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवा दिए, क्या बना दिया सर, सोडियम इथेनोएट बनाएगा, वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे हम वाटर से क्या लाइम वाटर से पास करवा देंगे, लाइम वाटर कैसा कर देगा, मिल्की कर देगा, तो मिल्की करेगा तो ये क्या बताएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। CH3COOH जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, आपके सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा सर। तो ये आप रिएक्शन करके आप बैलेंस कर सकते हो, देख सकते हो, बैलेंसिंग आपको आता होगा। अब आगे चलते हैं सर, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक और
आप अल्कोहल को कैसे अलग कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली डिस्क्रीट। जब आप अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको H2 गैस रिवॉल्व करेगा सर, और कार्बोजेलिक एसिड को जब सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वाटर प्लस सॉल्ट देगा सर। ठीक है, तो अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड को रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा सर, लेकिन अल्कोहल आपका रिएक्ट नहीं करेगा सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, ठीक, आपका ये नहीं। ठीक, उसके बाद आगे है सर कि सोडियम कार्बोनेट में, ठीक, इस टेस्ट से आप अलग कर सकते हो अल्कोहल एंड कार्बोजेलिक एसिड को सर एक्सपेरिमेंटली। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? दैट एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे अदर सब्सटेंस को। फॉर एग्जांपल आपका क्या था, पोटासियम डाइक्रोमेट एस्टिफाइड, ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था सर। अल्कोहल क्या था, अल्कोहल को कार्बोजेलिक में क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ से आप देखें, आप यहाँ से अलग कर लिए। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट आता है सर, नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट आएगा, अब आता है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप का जो फार्मूला होता है सर, सोप जो होता है वो केक लाइक स्ट्रक्चर होता है, केक। और डिटर्जेंट जो होता है वो आपके देखे होंगे, डिटर्जेंट भी देखे होंगे, सरफ जिसको बोलते हैं, सोप को साबुन बोलते हैं सर। ठीक है, इसको सोप और साबुन बोलते हैं। आप देखते हैं सर कि एक्सपेरिमेंट, सोप का जो फार्मूला होता है सर, सोप का फार्मूला वो आपका होता है, सोप का फार्मूला C17H35 COOK। अगर कुक है COOK है तो ये आपका बाथिंग सोप है सर, बाथिंग सोप। C17H35, ठीक है, COONA है सर, तो ये आपका धोने वाला वॉशिंग सोप है, वॉशिंग सोप। और अगर C12H25 COONA है तो ये आपका डिटर्जेंट है सर, ये आपका डिटर्जेंट है। C12H25 COONA ये है तो ये आपका डिटर्जेंट का फॉर्मूला है। आप बोलता है क्या, सोप एंड डिटर्जेंट। तो टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर, क्या लेना है, 10 ml आपको वाटर इन ईच टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml क्या लेना है, वाटर लेना है। वैसे एक में ड्रॉप ए ऑफ ऑयल, उसमें क्या करना है, ऑयल को ड्रॉप कर देना, कुकिंग ऑयल को उसमें क्या कर देना है, डाल देना है। टू बोथ दी टेस्ट ट्यूब, लेवल देम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ए और बी नाम दे देना है। दोनों में क्या, कुकिंग ऑयल डाल दिए, सरसों तेल डाल दिए। अब क्या हुआ, ए और बी के नाम दे दिए। तो फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन, अब इसमें क्या किए, फ्यू ड्रॉप क्या, सोप सोल्यूशन डाल दिए। नो सेक बोथ दी टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या, विग्रेसली पूरा जोर से हिलाओ। ठीक है, सेक करो। फॉर दी सेम पीरियड ऑफ टाइम, दोनों सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हिलाओ। टू टेस्ट ट्यूब बी एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप। सोप ए में क्या करो, सोप टेस्ट ट्यूब बी में आप सोप डाल दो, और सोप ए में आपका टेस्ट ट्यूब ए में नहीं डालना है। ठीक, आप टेस्ट ट्यूब को क्या करो, बी को पूरा हिलाओ, सेक करो। सेम पीरियड ऑफ टाइम, दोनों को हिलाना है, टेस्ट ए को भी और बी को। लेकिन सोप इसमें ऐड किए हैं, सिर्फ बी में ऐड किए हैं। ठीक, कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर्स सेपरेटली इन बोथ दी टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप सेकिंग देम। तो अगर सेकिंग करने के बाद क्या, जो वाटर का लेयर और आपका जो क्या, ये ऑयल का लेयर आपके जो दोनों पहले दिख रहे थे, क्या दोनों में फिर दिखेगा, नहीं। आपके जो सोप सोल्यूशन हो जाएगा सर, सोप सोल्यूशन में आपका ऑयल जो होगा वो क्या होगा, डिसअपियर होगा, वो क्या होगा, वह ये सोप से रिएक्ट कर जाएगा। और लेकिन ए में आपका वो मिक्स नहीं होगा, इमिसिबल होगा, क्योंकि वाटर और ऑयल आपका इमिसिबल लिक्विड होता है सर, आपके मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब, आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब छोड़ दो फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व, और कुछ समय के बाद ऑब्जर्व करो। दस द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, क्या आपकी जो ऑयल लेयर है वो सेपरेट आउट होगा। इन विच टेस्ट ट्यूब डज दी हैपन फर्स्ट, किस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले होगा, तो ए में आपका सबसे पहले होगा सर, क्योंकि वहां पे कोई एजेंट नहीं है, सोप नहीं है। लेकिन बी में आपका सोप है, इसलिए वो क्या हो रहा है, ऑयल उससे रिएक्ट कर जा रहा है। लेकिन आपका ए में ऑयल नहीं है, इसलिए वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। किसमें होगा, ए में होगा। तो ये आपका जो है सर ऑयल ड्रॉपलेट है, यहाँ पे आपका ये Na, ये आपका क्या, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है।
ये आपका हाइड्रो, जो मुंडी है सांप वाला, ये आपका क्या हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मीन्स की लव ऑफ वाटर। और ये हाइड्रोफोबिक क्या है, टू रिपेल ऑफ वाटर। ये अट्रैक्ट टू वाटर, ये क्या होता है, ये आपका वाटर से अट्रैक्ट करता है, और ये आपका अट्रैक्ट, ये आपका रिपेल ऑफ वाटर है। हाइड्रोफोबिक पार्ट रिपेल ऑफ वाटर है। और ये जो आपका जो फॉर्मेशन किया है गोला, ये स्पेरिकल टाइप का फॉर्मेशन करता है, यही आपका मिसेल का फॉर्मेशन कर लेता है सर, ये मिसेल का फॉर्मेशन करता है। अब आगे देखते हैं कि दिस एक्टिविटी, ठीक है, तो दिस एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सॉप इज क्लीनिंग। तो इन क्लीनिंग क्या होता है कि ये एक्टिविटी हमको ये बताया कि आपकी जो इफेक्ट ऑफ सॉप है वो क्या करता है, क्लीन करता है, साफ करता है। मोस्ट डट इज ऑयली इन नेचर, जो मोस्ट डट ऑयली क्या होता है, नेचर जो में जो होता है वो ऑयली होता है, जो मोस्ट डट ऑयली आपका तेली सा होता है, तेल वाला होता है। एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऑयल जो है सर आपके जो तेल है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, इमिसिबल होता है, आपके इनसोल्युबल होता है वो वाटर में। द मोलिक्यूल ऑफ सॉप्स आर सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड का लॉन्ग चेन किसका सॉल्ट है, सोडियम या पोटासियम। अभी सोडियम और आप सॉप का फॉर्मूला देखें ना, तो सॉप का फॉर्मूला देखे और डिटर्जेंट का भी देखे। आयनिक एंड जो होता है सर, ऐसे जो सॉप होता है ये आपका होते हैं, ये COO माइनस होता है और Na प्लस होता है, ठीक। तो इसमें जो आयनिक पार्ट होता है सर, आयनिक पार्ट उसको बोलते हैं, आयनिक पार्ट को बोलते हैं वो क्या, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। आयनिक एंड ऑफ सॉप इंटरैक्ट विथ वाटर, जो इसको बोलते हैं आयनिक पार्ट बोलते हैं सर, इसका नाम क्या है, आयनिक पार्ट है। उसका दूसरा नाम है सर हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। बीस के ये आपका वाटर सोल्यूबल है सर, वाटर, आयनिक पार्ट जो है वाटर सोल्यूबल होंगे। और जो आपकी जो लॉन्ग चेन जो पूंछ वाला है सर, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, आपका ये आपका क्या, ये आपके हैं, आपके जो कार्बन चेन बचा ये आपका हाइड्रोफोबिक है सर, हाइड्रोफोबिक है। रिपेल टू वाटर, रिपेल वाटर, ये क्या करेगा सर, वाटर को रिपेल करेगा, ये वाटर को रिपेल करेगा सर, वाटर को क्या करेगा, जो आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट है, नॉन आयनिक पार्ट है इसको बोलते हैं, और नॉन आयोनिक पार्ट, नॉन आयोनिक पार्ट को दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक को वो जो है वाटर रिपेल है, मीन्स कि ये आपका ऑयल सोल्यूबल है सर, ये आपका क्या होगा, आपका नॉन आयनिक पार्ट ये आपका ऑयल सोल्यूबल होगा, और ये आपका जो होगा आपका आयनिक पार्ट वो वाटर अट्रैक्ट करेगा, मीन्स कि वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है। अब होता है कि दिस सॉप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाता है उसका नाम बोलते हैं मिसेल, मीन्स कि आपके जो ऑयल मॉलिक्यूल्स है यहाँ से इस तरह पहुँच आपके यहाँ पे बनता है, फिर ये आपका द मिसेल, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक, ठीक है, या बोलते हैं द सॉप फॉर्म ऑन वाटर, किसमें, ऑयल में, तो इसको क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं सर, मिसेल, ठीक है। द सॉप मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल, मिसेल किसको बोलेंगे, एक सॉप मॉलिक्यूल क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम मिसेल बोलते हैं। मिसेल का स्ट्रक्चर अभी 4.1 में देखे थे, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल का, ठीक है, फिगर देखे थे ना अभी, जस्ट यहाँ पे देखे थे सर 4.12 में, इसको हम मिसेल कहते हैं, इस फिगर को आपको बना लेना है, ठीक है। तो मिसेल का फॉर्मेशन होने के बाद आप क्या होता है कि वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट, और यहाँ पे देखोगे इस मिसल में देखो एक जो एंड होता है आपका ऑयल की तरफ होता है, जिसको पूंछ जो होता है हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है, सोप मॉलिक्यूल्स जो होता है, सोप मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो ऑयल की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उधर से आपका अट्रैक्ट करता है। और आयनिक एंड जो होता है सर वो आपके ऑयल के आउटसाइड तरफ होता है, मीन्स कि वो वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक। यहाँ से ये समझ में आया कि आयनिक पार्ट जो होता है वो आपका किधर, वो आपके ऑयल के आउटसाइड होते हैं, और आपका जो नॉन आयनिक पार्ट जो होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो ऑयल सोल्यूबल होते हैं, ऑयल के मॉलिक्यूल के तरफ होते हैं सर। दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर, और ये क्या वाटर में इमल्सन बनाता है सर, इमल्सन बनाता है। द सोप मिसेल दस हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डट इन वाटर, और क्या सोप मिसेल जो है वो क्या पुल, जो गंदा है वो गंदा है वो उसको क्या वो निकालने में, पानी में निकालने में मदद करता है, पानी में,
ठीक है, वो गंदा बाहर निकल जाता है। एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथेज क्लीन, और इस प्रकार से हम कपड़ा को क्या कर सकते हैं, धो आसानी से धो सकते हैं सर। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिजोल्व सोप इन ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर आप सोप को डिजोल्व करोगे तो वहाँ पे मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ फोम का फॉर्मेशन नहीं होगा सर। स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल, ठीक है, फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आपका ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है सर। अब आता है नेक्स्ट कि मिसेल, सोप आर मिसेल, देखा मिसेल का फॉर्मेशन देखते हैं। मिसेल, सोप आर मिसेल इन विच द टू एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो एंड दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। जो आपका कार्बन कंपाउंड वाला जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रो, एक होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब कि वाटर, जो आयनिक पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। दैट इज इंटरेक्ट विथ वाटर, ये क्या वाटर से इंटरेक्ट करता है सर। वाइल दी अदर एंड जो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, उसको हम बोलते हैं इट इंटरेक्ट विथ हाइड्रोकार्बन। ये क्या करता है, हाइड्रोकार्बन से इंटरेक्ट करता है सर। कौन, आपका, तो हाइड्रोकार्बन से भी आप बना सकते हो, बनाना चाहते हो मिसेल, तो क्या होगा वहाँ पे हाइड्रोकार्बन में आपका जो होगा वो आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व करेगा नहीं, आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व नहीं करेगा, आयनिक कंपाउंड बाहर हो जाएंगे और ऑर्गेनिक वाले सॉल्वेंट जो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हाइड्रोकार्बन में डिजोल्व हो जाएगा मिसेल में, ठीक है। तो ये सोप का तो यहाँ से रिपेल करेगा, हाइड्रोकार्बन जब डिजोल्व करवाओगे तो एक किसको रिपेल करेगा, आयनिक पार्ट को अट्रैक्ट करेगा और आपका इसको डिजोल्व करेगा, ये रिपेल करेगा किसको, नॉन आयनिक पार्ट को, ठीक। तो मिसेल वाला में भी देखे थे किसमें, हाइड्रोकार्बन में जब डिजोल्व करेंगे तो वेन सोप, आप क्या होता है, एक वहाँ आयनिक पार्ट होता है, एक नॉन आयनिक पार्ट होता है। आयनिक पार्ट आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं और नॉन आयनिक पार्ट आपका हाइड्रोकार्बन, जो ये हाइड्रोकार्बन या ऑयल से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो व्हेन सोप इज एट ए सरफेस ऑफ वाटर, जब आपका वाटर जो सोप है वाटर के सरफेस में आएगा तो हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप विल डिजोल्व इन वाटर। वो वाटर में जो टेल है सर, टेल पूंछ जो होगा वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, और सोप जो है वो आपके सोप के जो एलाइन होंगे एलोंग विथ वो क्या, सरफेस ऑफ वाटर में विद द आयनिक एंड ऑफ इन वाटर। आयनिक एंड जो होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा और नॉन आयनिक पार्ट जो होगा ये वाटर इनसोल्यूबल होगा। तो ये आपको हाइड्रोफिलिक एंड है और ये आपका हाइड्रोफोबिक एंड है। हाइड्रोफिलिक एंड क्या, वाटर में सोल्यूबल है, और हाइड्रोफोबिक आपका क्या, वो आपका ऑयल में डिजोल्व होगा, ग्रीस या डट जो है उसमें आपका डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर, फिर उसके बाद टेल protruding out of water, inside of water these molecules have a unique orientation, एक यूनिक ओरिएंटेशन होता है that keeps the hydrocarbon portion out of the water। और हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो होता है नॉन आयनिक पार्ट जो होता है कार्बन हाइड्रोकार्बन का, वो नॉन आयनिक पार्ट जो होता है किसका, सोप का, सो वो आपका क्या, वो वाटर के बाहर होते हैं सर, ठीक है। 10 क्लस्टर ऑफ मोलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स क्या होता है, ए आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, क्लस्टर के इंटीरियर में होता है। आयनिक एंड जो होता है आर ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर और ऑयल के में क्या होता है वो डिजोल्व कर जाता है, उसके अंदर में होता है। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल, और यहाँ पे ये मिसेल का फॉर्मेशन कर लेता है, इस तरह का स्फेरिकल टाइप पे फॉर्म करता है, उसी क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं सर। दी मिसेल स्टे इन सोल्यूशन, अब ये मिसेल क्या सोल्यूशन में कोलेड्रल की तरह रहेगा और विल नॉट कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट, और वो पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि आयन आयन रिपल्सन होगा। आयन आयन मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। हाइड्रोफिलिक आएगा तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, ठीक है। तो आयन आयन का रिपल्सन करेगा। दस द डट सस्पेंडेड इन द मिसल इज एल्सो इजिली रीच्ड अवे, और जो डट होगा वो क्या वाटर के साथ में क्या घुल के बाहर आ जाएगा, रीच्ड अवे हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और सोप मिसल आर लार्ज एनफ टू स्केटर लैट, और लैट को स्केटर कर सकता है क्योंकि वो कोलाइडल है, तो हैंस सोप सोल्यूशन एपियर क्लाउडी। और आपका सोप सोल्यूशन क्यों क्लाउडी इसलिए एपियर होता है। आप सोप सोल्यूशन देखे होंगे तो कैसा क्लाउडी लगता होगा। इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, तो सोप पे क्या करो, यहाँ पे ये आपको एक्शन बना देना। एक सोप सोल्यूशन में यहाँ क्या करना, कपड़ा में एक ऑयल दिखा देना, ऑयल में दिखाने बाद वहाँ पे मिसेल फॉर्मेशन दिखा देना, वहाँ पे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दिखा देना। हाइड्रोफोबिक जो है क्या ऑयल में पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोफिलिक आपका वाटर में पार्टिसिपेट करेगा। फिर आपका क्या होगा, ये आपका मिसेल बनेगा, और ये फिर आपको वाटर से जब साफ करोगे तो ये क्या होगा, आपका ऑयल पार्टिकल बाहर आ जाएगा और कपड़ा आपका क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे सर। अब होता है कि जो आपकी जो फॉर्म है, जो झाग बनेगा सर, फॉर्म जो बनेगा वो क्या होता है, टेक 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर और रेन वाटर।
10 ml क्या लो रेन वाटर ले लो या डिस्टिल वाटर ले लो, और 10 ml आपको हार्ड वाटर ले लो फ्रॉम ए ट्यूबवेल या हैंडपम्प से आप ले लो। 2 टेस्ट ट्यूब में 10-10 ml पानी लो, एक में आपको डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होना चाहिए और एक में आपका क्या हार्ड वाटर होना चाहिए इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब में ले लो। आप क्या करो, एड ए कपल ऑफ ड्रॉप ए सॉप सोल्यूशन टू बोथ, और दोनों क्या सॉप सोल्यूशन डाल दो। सेक दी टेस्ट ट्यूब वैगरेसली, दोनों को क्या करो पूरा जोर जोर से दोनों को सेक करो। इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, दोनों को एक ही टाइम तक करना है। ऑब्जर्व दी अमाउंट ऑफ फॉर्म। अब ऑब्जर्व करो कि कौन फॉर्म उसमें किस टेस्ट ट्यूब में फॉर्म बना। मानो कि ए लिए और एक बी लिए, ठीक है, ए टेस्ट ट्यूब और एक दूसरा बी टेस्ट ट्यूब लिए। आप दोनों में पानी लेके एक में क्या लिए आप रेन वाटर ले लिए और एक में क्या ले लिए आप हैंडपंप वाला हार्ड वाटर ले लिए। तो सॉफ्ट वाटर में देखोगे क्या कि आपका जो सॉप का सोल्यूशन है उसमें झाग बन जाएगा, फॉर्म बन जाएगा, लेकिन हार्ड वाटर में आपका फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि हार्ड वाटर जो आपका जो सॉप है हार्ड वाटर को हार्डनेस रिमूव करने के लिए क्या करेगा, कैल्शियम जो वहाँ पे प्रेजेंट है मैग्नीशियम सॉल्ट उससे रिएक्ट कर जाएगा। इन विच टेस्ट ट्यूब क्या होगा, फॉर्म विल फॉर्म, किसमें बनेगा, जो डिस्टिल वाटर लिए रहेंगे उसमें आपका फॉर्म बनेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए वाइट कर्डी पर्सिपिटेट, और किसमें कर्डी पर्सिपिटेट, हार्ड वाटर वाला में व्हाइट कर्डी पर्सिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है आपकी जो हार्ड वाटर में अगर नहीं है तो हार्ड वाटर अगर बनाना है तो इस पर क्या करो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट क्या करो वाटर में ऐड कर दो, ये आपको क्या हो जाएगा हार्ड वाटर बन जाएगा। सर अब आता है एक्टिविटी 4.2, टेक 2 टेस्ट ट्यूब विथ अबाउट 10 ml हार्ड वाटर। दोनों में क्या करो हार्ड वाटर लो, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करो हार्ड वाटर लो, 5 ड्रॉप्स सोप सोल्यूशन डाल दो और 5 ड्रॉप्स आप डिटर्जेंट पाउडर डाल दो दोनों में। एक में डिटर्जेंट पाउडर, मानो कि ए में आप क्या लिए सोप डाल दिए और पानी में, और बी में आप क्या कर दिए डिटर्जेंट डाल दिए। आप दोनों को क्या करो सेक करो, ठीक है, सेक करो दोनों को सेम पीरियड ऑफ टाइम में, सेम पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, दोनों को सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेक करो, एक ही टाइम में सेक करो और एक ही टाइम होना चाहिए सेक करने का। अब क्या होता है, डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म, क्या दोनों जो है दोनों सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म बनेगा, नहीं, आपके डिटर्जेंट वाले में ज़्यादा फॉर्म बनेगा, ठीक है, सोल्यूशन में, और सॉप सोल्यूशन में क्या होगा डिटर्जेंट वाला जो फॉर्म बनेगा वो सॉप वाले सोल्यूशन में आपके टेस्ट ट्यूब ये में क्या कम आपका फॉर्म बनेगा। तो इन विच टेस्ट ट्यूब इज कार्डी सॉलिड फॉर्म, तो कौन टेस्ट ट्यूब में आपका कार्डी सॉलिड बनेगा, आपकी सॉप सोल्यूशन में क्या बनेंगे कार्डी सॉलिड फॉर्म्ड बनेंगे। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइल बाथिंग द फॉर्म दैट फॉर्म इज फॉर्म्ड विथ डिफिकल्ट, जब आप कभी बात कर रहे होंगे इन सोल्यूबल सब्सटेंस रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर, तो कभी आप हार्ड वाटर से नहा रहे होंगे तो देखते होंगे सॉप को रगड़ रहे होंगे तो आपका फॉर्म नहीं बनता है, झाग नहीं बनता है बाल वगैरह में जब स्नान कर रहे होंगे तब। तो ये क्या हो रहा है अस्कम बना रहा है कि वो हार्ड वाटर से इनसॉल्युबल सब्सटेंस से क्या कर रहा है रिएक्ट करके वो अस्कम बना रहा है। तो दिस इज काउज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सॉप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ये क्या हो रहा है रिएक्शन, सॉप जो है वो किससे रिएक्ट कर जा रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो प्रेजेंट है हार्ड वाटर में उससे रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है अस्कम बना रहा है, विच काउज द हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर के हार्डनेस के कारण काउज हो रहा है उससे वो रिएक्ट कर जा रहा है कौन सॉप, और उसीलिए फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। हेंस यू नीड टू यूज ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉप, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ सॉप देखते हो कभी कभी साबुन पूरा खत्म हो गया लेकिन मेरा कपड़ा वॉश हुआ ही नहीं, तो वहाँ क्या हुआ जो सॉप है वो हार्ड वाटर से क्या हुआ रिएक्ट कर गया। लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा नहीं है, डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर से भी साफ हो जाएगा और सॉफ्ट वाटर दोनों वाटर से वो साफ हो जाते हैं। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट, और ये हार्ड वाटर की जो प्रॉब्लम आया उससे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या डिटर्जेंट को क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करने लगा। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, वो किसका सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है या एमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, विथ क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स आयन का। तो ये डिटर्जेंट क्या है सर सोडियम सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड, या बोल सकते हैं एमोनियम सॉल्ट है विथ क्लोराइड के साथ या ब्रोमाइड आयन के साथ, कौन डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर में भी डिजोल्व होता है इसलिए डिटर्जेंट का यूज करने लगे। तो बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों के पास सोप के पास भी और डिटर्जेंट के बाद भी हाइड्रोकार्बन चेन, उसमें भी आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं। तो द चार्ज एंड ऑफ दीज एंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, और इसमें क्या आपके प्रेसिपिटेट आपके मैग्नीशियम सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट में आयंस की
जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है उसमें प्रेसिपिटेट में क्या प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है कौन, डिटर्जेंट सर। इसलिए डिटर्जेंट जो है वो आप इजीली हार्ड वाटर में क्या करते हो, क्लीनिंग एजेंट की तरह आप यूज कर सकते हो, क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो किसको, डिटर्जेंट को। तो डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लोथेज। डिटर्जेंट को शैम्पू बनाने, शैम्पू आपका हार्ड वाटर में भी आपका फोम बन जाता है और आपका क्लीनिंग क्लोथेज के लिए भी प्रोडक्ट आपका डिटर्जेंट का बनाया जाता है सर, क्योंकि हार्ड वाटर में भी वो डिजोल्व हो जाता है, मतलब कि हार्ड वाटर में भी वो फोम बना लेता है। अब आता है कि व्हाट वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। तो नहीं, आप डिटर्जेंट को यूज करके हार्ड वाटर को चेक नहीं कर सकते हो सर, क्योंकि डिटर्जेंट आपका दोनों में डिजोल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट होता है पीपल यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथेज। बहुत तरह की वैरायटी यूज करते हैं क्लोथ को वॉश करने। यूजुअली आफ्टर एडिंग दी सॉप, यूजुअली क्या करता है, एडिंग सॉप करता है, क्या सॉप को ऐड कर दिया। दे बीट दी क्लॉथ ऑन ए स्टोन, क्या कपड़ा को स्टोन में क्या करता है, पटकता है, मारता है, ठीक है। और बीट विथ ए पेडल, पेडल से भी मारते हैं। स्क्रब विथ ए ब्रश और मिक्सचर इज एजिटेटेड इन वॉशिंग मशीन। फिर स्क्रब से क्या करते हैं, ब्रश से स्क्रब करते हैं या वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, एजिटेटेड करते हैं। वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ। एजिटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपके दैट्स वाई कि जो हमारा क्या हुआ, ऑयल जो रिएक्ट किया क्या हाइड्रोफोबिक पार्ट से आपका रिएक्ट कर गया। हाइड्रोफोबिक पार्ट से क्या आपका कौन, सॉप की जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उससे क्या ऑयल आपका क्या रिएक्ट कर गया। अब उसे रब करके क्या कर रहे हैं, ऑयल कपड़ा से उसे अलग कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, एजिटेट करना जरूरी है सर, एजिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि वो क्या हो, कपड़ा को छोड़ के कहाँ चला जाए, वाटर में चला जा रहा है, इसीलिए हम स्क्रब करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। किन्हीं को किसी तरह का इस चैप्टर से डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, ठीक है, सॉरी हम भूल गए, तो एक चीज़ बताना भूल गए, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड तो आप निकाल लोगे, कोवैलेंट बॉन्ड सिंपली क्या करो, बॉन्ड गिन लो तो एक कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है सर तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है सर, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। तो आपके पूछ सकते कि कोई क्या आपको दे देगा, बोलेगा कि इथाइन में बताओ, इथाइन में बताओ कि कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना आपका पाई बॉन्ड है। तो एक आप क्या करो, पहले इसका आप स्ट्रक्चर बना लो। 3 बॉन्ड हो गया, एक कैच हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या होगा, आपका ये आपका सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा बाकी 2 पाई। तो यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड हो गया सर, 2 पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड को किसे डिनोट करते हैं, पाई पढ़े हो ना, पाई बॉन्ड को। और सिग्मा को किसे, डे से आपको डिनोट करोगे सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड सिग्मा, एक यहाँ पे सिग्मा, 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और आपका 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा सर, कहाँ पे, इथाइन में। अब आता है सर इथिन, इथिन का स्ट्रक्चर दे देगा, स्ट्रक्चर ए डबल बॉन्ड, ठीक है। ये प्रोपाइन हो गया, सॉरी प्रोपाइन हो गया, 3 कार्बन आइटम हो गया ना, प्रोपाइन हो गया। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिनेंगे क्या इथिन में सी डबल बॉन्ड ए सी ए एच, ये क्या इथिन हो गया ना, ठीक। तो आपका जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा, या जहाँ ट्रिपल होगा वहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई, बाकी आप गिन लोगे। यहाँ पे 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, बाकी सब में क्या होगा, 1 1 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा, 4 हाइड्रोजन कार्बन के बीच हुआ है, तो आपके 4 सिग्मा 1 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और 1 आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा सर, किसमें, इथिन में। इथाइन में आप इसी तरह बना सकते हो। इथाइन में, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, और बाकी 2 हाइड्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया सर और 2 पाई बॉन्ड हो गया, किसमें, आपका इथाइन में। इथाइन में खाली क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा।
3 हाइड्रोजन आइटम इधर, 3 हाइड्रोजन आइटम इधर आएगा सर, 3 हाइड्रोजन आइटम, तो कितना यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड खाली होंगे। या कोवैलेंट बॉन्ड बोले तो 7 ही कोवैलेंट बॉन्ड होगा, या सिग्मा बॉन्ड पूछे तो 7 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस तरह से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना सीख गए। अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई भी डाउट हो चैप्टर में तो पूछ सकते हो। थैंक यू।